विदेश नीति केवल एज फॉरेन पॉलिसी की बात करें, भारत को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, तो विदेश नीति का सबसे प्रमुख तत्व हुआ करता है राष्ट्रीय हित। यह 20वीं शताब्दी में जो भी राष्ट्र विदेश नीति बनाया उसका पहला तत्व हुआ राष्ट्रीय हित। लेकिन अब जब हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं तो राष्ट्रीय हित से या राष्ट्रीय हित के साथ साथ, राष्ट्रीय हित की तिलांजलि अभी भी नहीं दी जा सकती, राष्ट्रीय हित के साथ साथ ब्रदरहुड, भाईचारा, शांति, यह भी विदेश नीति का तत्व होना चाहिए। युद्ध से दूरी, युद्ध की किसी भी विभीषिका की आशंका की समाप्ति कर देना, टकराव को समाप्त कर देना, हथियारों की होड़ में न जाना, यह सब विदेश नीति का तत्व होना चाहिए। विदेश नीति 20वीं शताब्दी तक माना जाता था कि सरकारें बदलती हैं लेकिन विदेश नीति वही रहती है। और हमारी विदेश नीति, भारत की विदेश नीति की आधारशिला स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने रखी और उसकी नीति का 2 मूल तत्व था, गुटनिरपेक्षता और पंचशील। गुटनिरपेक्षता का इनका तात्पर्य था, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 2 साल पहले, और 2 विश्व के बड़े देशों में कोल्ड वार शुरू हो गया। मतलब हम बड़े कि तुम बड़े, और सैन्य संगठन आने लगे। कोई सोवियत संघ के गुट में जाने लगा तो कोई अमेरिका के गुट में जाने लगा। ऐसी स्थिति में भारत ने किसी गुट में जाने की अपेक्षा, किसी मिलिट्री संगठन में जाने की अपेक्षा, भारत की विदेश नीति का पहला तत्व आया, हम गुट निरपेक्ष होंगे। अर्थात हम न सोवियत गुट में हैं और न अमेरिकन गुट में हैं, हम गुण दोष के आधार पर वैश्विक मामलों पर अपना निर्णय करेंगे। भारत की यह बात अन्य देशों को भी अच्छी लगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन तेजी से बढ़ा और विश्व के तमाम देशों को, जिनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उनकी मजबूरी उनको दिख रही थी, भैया अमेरिका के साथ जाओ कि सोवियत संघ के साथ जाओ, उनको लगा कि ये तो नया रास्ता नेहरू ने दिया। और बड़ी तेजी में एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। यह नीति हमारी जारी रही। दूसरा इन्होंने क्या किया, पंचशील का सिद्धांत दिया कि हम सभी राष्ट्रों को समानता का दर्जा देते हैं, छोटे हों या बड़े हों, और सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। कहा हम शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह दोनों नीतियां इतनी कारगर साबित हुई कि देखते देखते नया भारत जो स्वतंत्र हुआ था, विश्व में उसकी बात सुनी जाने लगी और हम अपनी संस्कृति से जोड़ दिए, विश्व बंधुत्व से जोड़ दिए, और ये लगा कि भारत शांतिपूर्ण है। यद्यपि इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, हम आलोचना भी करेंगे। नेहरू ने इस नीति को देकर 2 बड़े सुपर पावर को नाराज किया, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत भी पिछलग्गू बने। जिसके पास सुई बनाने के कारखाने नहीं हैं वह नेता बन गया है। और भारत ने अपना आर्थिक विकास शुरू कर दिया, उद्योग लगाने शुरू करे, पैसा लगाना शुरू कर दिया, उद्योगों में पैसा लगाना शुरू किया, कृषि में इरिगेशन की तमाम एनर्जी के प्रोजेक्ट आए और भारत का विकास होने लगा। लेकिन सुरक्षा को इग्नोर किया। नेहरू का यह मानना था भारत और पाकिस्तान 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण संधि हो गई है, हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर चल रहे हैं, हम अमेरिका, रूस से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से हथियार मंगा के अपना पैसा क्यों खर्च करें। लेकिन चीन ने धोखा दिया और हमको अपमानित होना पड़ा। ऐसी स्थिति में यहां इस विदेश नीति की आलोचना की जा सकती है कि सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इस
नीति की हम अपमान के कारण आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी हम नेहरू की इस हिम्मत को दाद देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा न किया होता, शुरू से ही भारत अमेरिका या सोवियत संघ का पिछलग्गू हो गया होता और अस्त्र खरीदता रहता, तो भारत भी आज पाकिस्तान होता, भारत न होता। भारत ने आर्थिक विकास कर लिया था, उसकी योजनाएं सफल होने लगी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 साल के अंदर हमने पाकिस्तान को हरा के दिखा दिया। 65 में, 71 में हमने पूरे विश्व को हरा के दिखा दिया। अगर भारत 47 से ही शस्त्र की होड़ में आ गया होता तो 71 में हम अमेरिका को न दिखा पाते आंख, 65 में हम न हरा पाते, बांग्लादेश न बना पाते। हमारे यहाँ उन्होंने चालाकी क्या की थी, विज्ञान की आधारशिला रख दी थी, सारी चीज़ें तैयार हो रही थी, और जब समय आया तो हम उड़ चले और 65 और 71 में हमने युद्ध जीत लिया। चीन की भी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को हमने राज्य बना दिया। अब हम आते हैं कि जब नेहरू के काल में भारत हारा तो अमेरिका और रूस को लगा अब नेहरू भी पिछलग्गू बनेंगे, किसी के गुटनिरपेक्षता को त्यागेंगे। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्षता को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन लोगों का अनुमान था नेहरू रिजाइन करना पड़ेगा। इस इतनी करारी हार के बाद भारत के किसी अपोजिशन लीडर ने उनका इस्तीफा ही नहीं मांगा। शास्त्री जी उसी नीति पर चलते रहे। इंदिरा गांधी उस नीति को और आगे बढ़ाई। उन्होंने इस नीति में समाजवादी और चिंतन ला दिया। अफ्रीका के देश और हमारे तेजी के साथ हमारे साथ जुड़े। हमारे राष्ट्रीय हित भी थे, लेकिन इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, स्वावलंबन की भावना, बराबरी की भावना निहित थी। 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई तो समीक्षकों को लगा कि अब भारत की विदेश नीति बदलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। मोरारजी देसाई, जो कि प्रो अमेरिका माने जाते थे, कैपिटलिस्ट माने जाते थे, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पहले ही संबोधन में कह दिया कि हमारी विदेश नीति वही रहेगी जो नेहरू ने बनाई है। हमारी विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसी नीति पर हम आगे चलते रहे। उस नीति पर चलते हुए गुटनिरपेक्षता की, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की, फिर जब 1988-89 के बाद कोल्ड वार समाप्त हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब विदेश नीति को आर्थिक नीति से जोड़ा गया। अब न अमेरिका का गुट रहा, न सोवियत संघ का गुट रहा, ऐसे और विश्व व्यापार आया। तो विश्व व्यापार के मद्देनजर हमको अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा। और इस परिवर्तन से ये आया कि अब हम व्यापार के क्षेत्र में, वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करने लगे। इस स्थिति में हमारा व्यापार अमेरिका से भी बढ़ा, अन्य देशों से भी बढ़ा। लेकिन जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, भारत में कमजोर सरकारें आने लगी, तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा खतरा रहा कि कहीं पाकिस्तान से हमारा युद्ध न हो। और हम शस्त्र की दृष्टि से हम बहुत तैयार थे, हो गए थे 65 के बाद, 62 के बाद से ही। ऐसी स्थिति में हम अपनी वैश्विक नीति में थोड़ा सा अपनी सुरक्षा के तत्व को और अहमियत देना शुरू किए, जबकि हम सुरक्षित पहले से थे। तीसरी बात आई, जो संगठन अभी तक सैन्य संगठन बन रहे थे अमेरिका के नेतृत्व में या रूस के नेतृत्व में, या भारत, यूगोस्लाविया और इजिप्ट के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अब सहयोग के संगठन बनने लगे। और इसमें भी भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर पहल की, सार्क की स्थापना की।
क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अर्थात हम पड़ोसी देशों को पहली बार बड़े पैमाने पर अहमियत देना शुरू किए और पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाकर हम आगे बढ़ने की सोचे सार्क की स्थापना की। अब हमारा संबंध, इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने के जब प्रधानमंत्री हुए तो अमेरिका से, चूंकि आर्थिक दृष्टि से सोवियत संघ कमजोर हो चुका था, आर्थिक दृष्टि से अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, तो अमेरिका के साथ समझौता किया, क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाए और मनमोहन सिंह ने समझौता किया। मनमोहन सिंह ने समझौता करके जो सारे सैंक्शंस थे विकसित देशों के, उन सैंक्शंस को समाप्त किया और हम तेजी से आर्थिक विकास में बढ़ने लगे। अर्थात गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहस्थित क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क और फिर अमेरिका और विकसित देशों से संबंध, विश्व व्यापार को विदेश नीति से जोड़ा जाना, मनमोहन सिंह और बुश का समझौता यूपीए 1 के काल में, यह सब चलता रहा। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में जो पहल की, उससे लगा कि ये विदेश नीति को जारी रखेंगे और मजबूती देंगे। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में ही अपने पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया, सार्क देशों को, और शपथ ग्रहण में सब आए। लगा कि सार्क मजबूत होगा, लेकिन सार्क कमजोर हो गया। लगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मजबूत होगा, कमजोर हो गया। इन्होंने चीन की तरफ, जापान की तरफ कदम बढ़ाए, अमेरिका की तरफ ज्यादा कदम बढ़ा दिए, रूस नाराज हुआ। इन्होंने चीन का भी स्वागत किया, चीन हमको लगातार अपमानित कर रहा है। इन्होंने विदेश नीति में वैयक्तिक नीति को लागू किया कि भारत में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, मोदी ही सब कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने विदेश, जो नेहरू का स्वागत जिस देश में एक शांति के मसीहा के रूप में, एक विजनरी नेता के रूप में होता था, इंदिरा गांधी का स्वागत एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में होता था, राजीव गांधी का स्वागत एक सहृदय व्यक्ति के रूप में होता था। इन्होंने देश की मर्यादा को समाप्त किया, इन्होंने ह्यूमन इंडेक्स पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर विश्व के विकसित देश आज हमसे नाराज हैं, और दबी जुबान से ही सही, चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है, व्यापार करना सबको आना है, तो दबी जुबान से हमको आलोचना झेलना पड़ता है। जिस भारत को 1947 से 2014 तक कम विकसित होने के बावजूद सभ्य देशों में गिना जाता था, सभ्य संविधान वाले में गिना जाता था, शांतिपूर्ण देश के रूप में गिना जाता था, अब और पाकिस्तान को आतंकी देश माना जाता था, असभ्य देश माना जाता था, अब हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी खराब हो गई। आज हमको सभ्य देशों की श्रेणी में बहुत लोग नहीं रखते कि यहाँ तो लोग कट्टर लोग रहते हैं, यहाँ तो सांप्रदायिक लोग रहते हैं, यहाँ जातिगत हिंसा होती है, यहाँ महिलाओं पर हिंसा होती है। यह सोच बदल गई। तो विदेश नीति को आज न हमारे पड़ोसी हमारे मित्र हैं, न रूस हमारा मित्र है, न अमेरिका हमारा मित्र है। आज हम बर्मा के मुद्दे पर वहाँ अभी जस्ट बात है 10 दिन पहले की, वहाँ की सेना वहाँ के नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। ब्रिटेन ने प्रस्ताव लाया, हम उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सके। हम कितने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। अर्थात हमारी विदेश नीति इस समय चरमरा गई है, दिशाहीन है, और इसके पीछे मूल कारण है नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व।
सबसे कमजोर प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर ये साबित होंगे और विदेश नीति को हमारी ये कंफ्यूज कर दिए हैं। अब कोई बहुत बड़ा नेता आएगा और प्रधानमंत्री बनेगा, तब इस विदेश नीति को ढर्रे पर ला सकेगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।